द चैप्टर इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चैप्टर इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग देखे थे कि डेमोक्रेसी का क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में हम लोग देखे थे कि डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या फीचर्स ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुआ, क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो इतने साल पहले बनाया गया था उसको आज भी फॉलो करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्शंस के बारे में ज़्यादा जानेंगे कि इलेक्शंस का प्रिपरेशंस कैसे होता है, इलेक्शन का ज़रूरत क्या है और इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है वाई इलेक्शंस। यहाँ पर एक असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा का एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कुछ टॉपिक्स। तो पहले उसी पे आते हैं। जैसे दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट ये एक हरियाणा का स्टेट असेंबली इलेक्शन है। स्टेट में कांग्रेस पार्टी का रूल था 1982 से, 5 साल से कांग्रेस का रूल था। चौधरी देवीलाल, देन एन ऑपोजिशन लीडर, लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। तो चौधरी देवीलाल एक नया, कांग्रेस में नहीं था वो, इसलिए ऑपोजिशन पार्टी हो गया। तो वो एक नया पार्टी फॉर्म किया, न्याय युद्ध, लोक दल पार्टी फॉर्म किया। वो एक स्ट्रगल, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, न्याय युद्ध, जस्टिस के लिए लड़ाई। तो उसका पार्टी का नाम था लोक दल पार्टी। हिज पार्टी जॉइंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस। कांग्रेस एक बहुत बड़ा पार्टी है, तो एक नया आया हुआ पार्टी लोक दल तो अभी अभी फॉर्म हुआ है, तो वो कांग्रेस को टक्कर नहीं दे पाएगा। इस वजह से वो दूसरे पार्टीज के साथ भी मिल गया। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट कि अगर उसका पार्टी इलेक्शंस जीतेगा तो गवर्नमेंट जो भी फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन का लोन है उसको माफ़ कर देगा। ही प्रॉमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो बोला सबसे पहले हम लोग रूल में आने के बाद सारा छोटा मोटा लोन को माफ़ कर देंगे गरीबों का। पीपल बहुत अनहैप्पी थे कांग्रेस से और देवीलाल का प्रॉमिस उनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तो जब इलेक्शंस था तब वो लोग सब लोग लोकदल को वोट दे दिया। लोकदल मैक्स मेजॉरिटी से जीता, 90 में से 76 सीट्स लोकदल का हुआ। अकेले लोकदल का 60 सीट्स हुआ और ये तो मिला हुआ दूसरे पार्टीज के साथ था। तो क्लियरली इन लोगों को मेजॉरिटी मिल चुका। फिर जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उस टाइम का चीफ मिनिस्टर रिजाइन किया और लोकदल का नया लीडर को चूज कर दिया गया, देवीलाल को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, वो चीफ मिनिस्टर बन गया। जैसे वो चीफ मिनिस्टर बना, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. उसका पार्टी अगला 4 साल तक रूल किया। नेक्स्ट इलेक्शंस फिर 1991 में हुआ, बट दिस टाइम his party did not win popular support. कांग्रेस won the election and formed the government. तो एक्चुअली ये जो तरीका है कि लोन माफ़ कर देंगे, ये सब चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि ये रुपया कोई गवर्नमेंट का नहीं है, वो हम लोगों का टैक्स का मनी है। एक एक सिटीजन पूरा ईमानदारी से टैक्स भर रहा है ताकि सबका डेवलपमेंट हो। तो उसको इस तरह से लोन दे देकर माफ़ करना ये अच्छा बात नहीं है। जस्ट बिकॉज उन लोगों को वोट चाहिए, वो लोग गवर्नमेंट का रुपया नहीं इस तरह से बर्बाद कर सकता। बट स्मॉल वर्कर्स लोग सब बहुत खुश हुए थे, वोट दे दिए तो जीत गया, लेकिन अगला इलेक्शन हार गया। तो हम लोगों को इलेक्शंस क्यों चाहिए? सबसे पहला कि इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, हर 5 साल, हर 6 साल में, इस तरह से। चैप्टर 1 में हम लोग देखे थे कि देर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। और हम लोग बहुत सारा ये भी देखे थे कि इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन वो नाम का इलेक्शन है। कहीं पर ज़बरदस्ती एक ही जन को वोट देना पड़ता है, कहीं पर दूसरा रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होता है, कहीं सबको कैंपेन करने का मौका नहीं मिलता है, इस तरह से था। तो अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। तो सपोज डेमोक्रेसी भी करना है लेकिन इलेक्शन नहीं करना है, तो डिसीजंस कैसे लिया जाएगा? सारे लोगों को एक साथ बैठकर सारा डिसीजन लेना पड़ेगा, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियस सा बात है कि इतना पॉपुलेशन है कि सब लोग साथ में बैठ नहीं सकता। फिर सबके पास इतना, सबका थिंकिंग पावर इतना हाई नहीं है, सबको सब चीज़ के बारे में पता नहीं है। आज अगर हम लोगों से कोई डिफेंस के बारे में पूछने लगेगा तो हम लोग थोड़ी ना कोई कंट्री के बेनिफिट के हिसाब से पूरा बता पाएंगे। तो इसी वजह से सबको सब चीज़ में नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से इलेक्शंस करके हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो एक एप्रोप्रिएट एज का, क्वालिफिकेशन का, उन सब चीज़ों का होता है, और उसको फिर हम लोग अपने तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोगों का सारा पॉइंट ऑफ व्यू ये रखेगा। फिर इलेक्शन होगा,
और उस रिप्रेजेंटेटिव्स में से जो भी जीतेगा वो लीडर बनेगा, इस तरह से होता है। तो ये इलेक्शन का नेसेसिटी है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन लोग के लिए लॉज कौन बनाएगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा और मेजर डिसीजंस लेगा, इस तरह से चूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब बनता है? फर्स्ट पॉइंट है उसका कि जब सब लोगों को चूज करने का मौका दिया जाता है एंड 1 पर्सन इक्वल्स टू 1 वोट। किसी का एज, जेंडर या कास्ट देखकर वोट का वैल्यू बढ़ा या कमा नहीं सकते हैं। एक इंसान मतलब एक वोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। सेकेंड फीचर है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। बहुत जगह हम लोग क्या देखे थे कि इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन हर बार एक ही पार्टी जीत रहा है। या फिर हम लोग जो चाइना का एग्जाम्पल देखे थे कि जो चाइनीज कांग्रेस का मेंबर, जो एक रिपब्लिक पार्टी का मेंबर होगा, सिर्फ वही लोग कंटेस्ट कर पाएगा। तो इस तरह से वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होगा। जो चाहे वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, इस तरह का फ्रीडम होना चाहिए और वोटर्स के पास रियल ऑप्शंस होना चाहिए, खाली नाम का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब इलेक्शन हर एक फिक्स्ड इंटरवल पे होना चाहिए। फोर्थ, जो कैंडिडेट प्रेफर किया जा रहा है लोगों के द्वारा उसी को वही इलेक्टेड होना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। डरा धमका के वोट लेना, या जैसे हम लोग और एग्जाम्पल में देखे थे कि स्कूल में टीचर्स लोग प्रेशराइज करते हैं पेरेंट्स को कि आपको इसी पार्टी को वोट देना होगा, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जिसका जो मन वो उसको वोट करेगा। सो ये सारा कंडीशंस होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक वे में कंडक्ट किया गया है। तो इस चक्कर में क्या होता है, जीतने हारने के डर से एक कंपटीशन बन जाता है। जिस तरह से पढ़ाई में कंपटीशन हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसी तरह से पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में हो जाता है। उसी को बोला जाता है पॉलिटिकल कंपटीशन। तो क्या ये अच्छा चीज़ है? ये कंपटीशन का बहुत सारा फॉर्म्स होता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एट द कंस्टिट्यूएंसी लेवल। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। तो कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है? इतना बड़ा कंट्री है, एक दिन में पूरा इलेक्शन नहीं किया जा सकता, तो एरिया वाइज एक एक कंस्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है, एरिया और पॉपुलेशन को देखते हुए उस जगह का। फिर उस कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं जिनमें से हम लोगों को वोट करना होता है। दूसरा कंस्टिट्यूएंसी में दूसरा लीडर्स होगा, इस तरह से किया जाता है। तो एक कंस्टिट्यूएंसी का जो भी लीडर है, 4 है 5 है, उन लोगों में कंपटीशन हो जाता है। लेकिन अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन का पॉइंट ही क्या रहेगा? जब किसी एक इंसान को पता है कि हम ही जीतेंगे, तो वो कुछ भी प्रॉमिसेस क्यों करेगा और उसको फुलफिल क्यों करेगा? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मेनी डीमेरिट्स, बट इसका बहुत सारा डीमेरिट्स भी है। इसमें लोगों में डिसयूनिटी हो जाता है एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। फैक्शनलिज्म मतलब एक एक ग्रुप का फीलिंग आता है। सब लोग सोचेगा कि हम मेरे ग्रुप का कोई लीडर जीते, हम लोगों के कास्ट का कोई जीते, ताकि वो हम लोग का प्रॉब्लम समझे। तो ये सब चीज़ हो जाता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। लोग एक दूसरे पे झूठा इल्जाम लगाता है, एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे पे, ताकि उसका इज्जत जाए तो इलेक्शन के टाइम पे वो हारेगा। पार्टीज और कैंडिडेट्स डर्टी ट्रिक्स यूज करता है इलेक्शन जीतने के लिए। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। जब लोगों को पता है कि 5 साल में फिर से इलेक्शन है, फिर से वही सब करना है, तो लोग दूर का सोचकर पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मेरे अंडर में ये 3-4 साल में जो प्रॉफिट हो जाए हो जाए। तो ये कंट्री के लिए थोड़ा लॉस का बात होता है। और बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो वाकई में चाहते हैं कि अपने कंट्री को सर्व करें, लेकिन वो लोग इस कंपटीशन के चक्कर में पॉलिटिक्स में आते ही नहीं हैं। So our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in election as the way to select our future leaders. Constitution makers को पता था कि अगर इलेक्शन इस तरह से होगा तो कंपटीशन आएगा लोगों में, तो फिर भी वो लोग ये चीज़ किए। They did so because the system works better in the long run.
क्योंकि अगर दूर का सोचें तो इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकता। इन एन आइडियल वर्ल्ड सब पॉलिटिकल लीडर्स को पता है कि लोगों के लिए अच्छा क्या है और उनके लिए किस तरह से काम करें, बट पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण सिर्फ अच्छाई सोचने से उनका जीत नहीं होगा। वो लोग ये भी सोचेंगे कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमको प्रमोशन मिले, जिससे हम अपने पार्टी में फेवर किए जाएं। वो लोग अपना पॉलिटिकल करियर बनाने में भी लग जाते हैं। वो लोग खाली लोगों का अच्छाई करके, गरीबों का उद्धार करके नहीं कर सकते। अगर गरीब के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो एक पार्टी जो होता है उसको बहुत सारा फंडिंग बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलता है, तो वो फंडिंग बंद हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स के कारण वो लोग हर बार अच्छा काम नहीं करते हैं। तो हाउ टू डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स का मॉरल वैल्यूज और कैरेक्टर इंप्रूव होना चाहिए। और ज़्यादा रियलिस्टिक वे ये है एक सिस्टम सेट करने का वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। तो ये वाला क्या ऑप्शन है? यही तो इलेक्शन का है कि अगर वो लोगों के लिए काम करेगा तो अगली बार जीतेगा, नहीं तो नहीं जीतेगा। तो इस डर से भी लोग काम करते हैं। तो ये इलेक्शन का मेन मोटिव होता है। अगर एक शॉपकीपर भी खाली अपने इंटरेस्ट, अपना प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होगा तो ही इज़ फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर्स। अगर वो कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करेगा या उसको लूटेगा या गलत सामान दे देगा तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर तो उसके पास आने वाला नहीं है, तो उसका तो लॉस होगा ना आगे जाकर। तो इसी वजह से जिस तरह से एक शॉपकीपर भी बहुत अच्छे से मीठा मीठा बोलता है, प्यार से बोलता है और सर्विस देता है अच्छे से, उसी तरह से पॉलिटिकल लीडर्स भी करते हैं। अपना थोड़ा बहुत प्रॉमिस पूरा करते हैं ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वापस जीतने का मौका मिले। नेक्स्ट इज व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो इंडिया में इलेक्शंस किस तरह से होता है? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। लोकसभा, विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। लोकसभा इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाने के लिए, और विधानसभा होता है चीफ मिनिस्टर के लिए, स्टेट्स में होता है हर 5 साल में। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। उतने देर में इलेक्शंस हो चुका होता है तो रिजल्ट के बेसिस पे फिर नया पूरा कैबिनेट चूज कर लिया जाता है। इसी इलेक्शन को जनरल इलेक्शन बोलते हैं। Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. Suppose कोई MLA अचानक से मर गया या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का मेंबर अचानक से मर गया या कुछ हो गया, रिजाइन कर दिया, तो वो जिस कंस्टिट्यूएंसी का है वहाँ पर इलेक्शन करना पड़ता है क्योंकि वहाँ से तो कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ना। उस इलेक्शन को बाई इलेक्शन बोला जाता है, जो पूरे कंट्री के लिए नहीं है, सिर्फ किसी कंस्टिट्यूएंसी के लिए होता है। इस चैप्टर में हम लोग जनरल इलेक्शंस के बारे में देखेंगे, बाई इलेक्शन के बारे में नहीं देखेंगे। इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। यू रेड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। तो 90 MLAs चूज हुआ, तो सपोज 1.5 करोड़ लोग थे, तो वो लोग हर कोई 90 के लिए वोट नहीं किया क्योंकि हर एक इंसान इतना सारा वोट नहीं दे सकता। तो क्या किया जाता है, एक पूरे एरिया को कंस्टिट्यूएंसी में, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। जिसे यहाँ से पढ़ेंगे, इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये रहा एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पसेस ऑफ इलेक्शंस। इस एरियाज को इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। जो वोटर उस कंस्टिट्यूएंसी में रहता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकता है। तो लोकसभा इलेक्शंस के लिए पूरे कंट्री को 543 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। The representative elected from each constituency is called member of parliament or an MP. One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. इसी वजह से कंस्टिट्यूएंसी में सपोज एक ये एरिया है, इसमें 200 लोग रहते हैं, तो ये छोटा सा एरिया भी है जिसमें ऑलमोस्ट 190 या 200 का पॉपुलेशन होगा। तो सिर्फ साइज देखकर नहीं डिवाइड किया जाता है, ये भी देखा जाता है कि पॉपुलेशन सेम है या नहीं। क्योंकि यहाँ जो लीडर खड़ा है उसको अगर 200 वोट्स
उसके लिए अगर 200 वोटर्स हैं तो यहाँ पर भी जो लीडर खड़ा है उसके लिए भी अप्रॉक्स 200 वोटर्स हैं, ताकि 1 वोट 1 वैल्यू हो सके। तो जब कंस्टिट्यूएंसी डिवाइड किया जाता है तो वो पॉपुलेशन भी देखकर किया जाता है। Similarly, each state is divided into specific number of assembly constituencies. In this case, the elected representative is called the MLA, is called an MLA. जब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होता है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP बोला जाता है। कोई विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होता है तो उसको MLA बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि वो स्टेट के लिए होता है। फिर कंट्री के लिए डिवीजन क्या था, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, और स्टेट के लिए क्या है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। ईच पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। जैसे ये लोकसभा का कंस्टिट्यूएंसी है अलग अलग। फिर गुलबर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, वो इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, कर्नाटका का पूरा है। अब ये गुलबर्ग एक कंस्टिट्यूएंसी बन गया। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। ये सब इलेक्शंस के लिए जो और नीचे लेवल पे हो गया उसमें वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है पूरे टाउन को। जैसे बांकुड़ा टाउन भी अलग अलग वार्ड में है, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, एरिया वाइज है। हर वार्ड के तरफ से एक मेंबर चूज किया जाता है जो म्यूनिसिपलिटी का ऑफिसर बनकर काम करेगा, मेंबर बनकर। So sometimes these constituencies are counted as seats. For each constituency represents 1 seat. तो जिस तरह से 543 constituencies है, बोला जा सकता है 543 seats है। When we say that लोकदल won 60 seats in हरियाणा, इसका मतलब हरियाणा में जितना भी constituencies था उसमें से 60 constituencies में उसको सीट मिला है। 60 असेंबली constituencies में उसका मेंबर लोग जीता है पार्टी का, तो 60 MLA जीता है। इस तरह से देखा जाता है। सो विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।